Welcome, friends. I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. In last lectures, we have studied about Bentham and Hooker's system of classification. As you know, Bentham and Hooker's system of classification is a natural system of classification. Natural प्रकार का system है, which is based on form relationship. यानी उसमें उन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया है। इसीलिए हम उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्री डार्विनियन एरा का क्लासिफिकेशन मानते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि 1862 से 1883 तक वो सिस्टम पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम में। तब तक जब वो पब्लिश हो रहा था तो डार्विन propounded his theory of organic evolution in his book Origin of Species in 1859। लेकिन क्योंकि बेंथम एंड हुकर का ज़्यादातर वर्क हो गया था कंप्लीट, तो उन्होंने उसको उसी तरीक़े से पब्लिश करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया जिस प्रकार उन्होंने 30-40 साल में मिलाकर अपने काम को किया था, एग्री करते हुए भी डार्विन के साथ। तो हम ये कहेंगे कि डार्विन और बेंथम एंड हुकर समकक्ष थे, कंटेम्प्रेरी थे, एक ही समय के थे, लगभग वही 19वीं सदी। लेकिन उसके बाद जो क्लासिफिकेशंस आए वो क्लासिफिकेशंस पोस्ट डार्विनियन एरा के क्लासिफिकेशंस कहलाए। उन्हीं में से एक है एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1887, यानी 19वीं सदी के अंत से शुरू हुआ था वो, और 20वीं सदी के शुरुआत तक वो कंप्लीट हुआ था। एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत एक, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन को पब्लिश करवाया वो 20 वॉल्यूम में पब्लिश करवाया। इन हिज बुक डाई नेचरलिचन फ्लेंजन फैमिलियन। वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी में है ये जो नाम है, जर्मन लैंग्वेज का नाम है ये। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने हर स्पीशीज़ तक की दी उस क्लासिफिकेशन में, उसको आइडेंटिफिकेशन की, ताकि हम उसकी तक पहुंच के पहचान सकें कि ये वो वाला स्पीशीज़ है या ये वो वाली प्रजाति है। तो उन्होंने बहुत काम किया और बहुत बड़े रूप में प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को, प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशंस को उन्होंने पब्लिश करवाया, बहुत बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसमें कीज़ हैं, जिसमें स्केच डायग्राम्स हैं, चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, चित्र हैं। इतना काम है कि कई बार मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, एक या दो व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना काम कैसे कर सकते हैं। एंगलर ने अकेले काम किया था पहले, बाद में उन्होंने रिवाइज करके उस क्लासिफिकेशन को कुछ चेंजेस के साथ में पब्लिश करवाया था इन हिज बुक सिलेबस डर फ्लेंजन फैमिलियन। एक वॉल्यूम था वो, लेकिन वो वॉल्यूम बार बार पब्लिश हुआ, कई एडिशंस आए उसके। 1964 में लास्ट एडिशन उनका आया था। उन्होंने टोटल प्लांट किंगडम को एल्गी से लेकर के और एंजियोस्पर्म्स तक पूरे प्लांट किंगडम को उन्होंने 14 डिविजन्स में बांटा था, 14 ग्रुप्स में बांटा था, और उनका लास्ट ग्रुप या लास्ट डिवीजन था एम्ब्रियोफाइटा, 14वां। और एम्ब्रियोफाइटा में उन्होंने जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, ये 2 सब डिविजन्स रखे थे।
बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हमने ये बताया था कि वो इंडिया में, यूके में और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में पॉपुलर है। एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको यूरोपियन कई कंट्रीज़ में और अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ में पॉपुलर मिलेगा। वहाँ के जो हर्बेरियाज़ हैं, म्यूज़ियम हैं, वो भी इसी पर आधारित हैं। अब एंगलर और प्रेंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले मैंने एक सिस्टम छोटे रूप में और लिखा हुआ है, आइक्लर का। दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1875। आइक्लर का सिस्टम इसलिए दिया गया है यहाँ पर क्योंकि एंगलर और प्रेंटल ने अपने सिस्टम में आइक्लर को बेस बनाया था और उन्होंने उसके अलावा एक जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है डी जुस्से का, उससे भी उन्होंने कुछ लिया था। डी जुस्से जो हैं वो बहुत बड़े टेक्सोनॉमिस्ट हुए अपने समय के, अपने ज़माने के। डी जुस्से ब्रदर्स हैं वो। एक से ज़्यादा भाई थे जिन्होंने कि बॉटनी को कंट्रीब्यूट किया था। जैसे डी कैंडोले की 3 पीढ़ियाँ ने कंट्रीब्यूट किया था। दादा का काम पोते ने कंप्लीट किया था। तो इसी प्रकार डी जुस्से जो हैं, डी जुस्से ब्रदर्स का वर्क जो है वो भी नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में एक उन्होंने भी एक आधार बनाया था और इसको इन्होंने भी उसको कहीं कहीं यूज़ किया अपने क्लासिफिकेशन में। अब एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि ये सिस्टम फाइलोजेनी पर बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो उन्होंने इवोल्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स को जो प्रपाउंड किया, उन्होंने जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर किसी को प्रिमिटिव और किसी को एडवांस्ड माना, किसी को लेस इवॉल्व्ड और किसी को हाईली इवॉल्व्ड माना, उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होगा। कुछ जो डिक्टा हैं उनके, कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उनके, वो मैंने दिए हुए नीचे। उनका ये कहना था कि नेकेड फ्लावर यानी अ फ्लावर विदाउट अ पेरियंथ इज प्रिमिटिव, यानी पेरियंथ बाद में डेवलप हुए फ्लावर में। जो ये कैलिक्स और कोरोला हैं ये बाद में आए। सेपल पेटल पहले इनिशियली नहीं थे, उनका ऐसा मानना था। उसके बाद उनका ये भी मानना था कि जब सेपल पेटल आए तो उनमें से एक चक्र पहले आया और वो सेपल वाला चक्र था। सेपलॉइड पेरियंथ इज प्रिमिटिव देन पेटलॉइड पेरियंथ। और एक चक्र यानी मोनोक्लेमाइडियस कंडीशन जो है ये प्रिमिटिव है डाइक्लेमाइडियस से। डाइक्लेमाइडियस इज एडवांस्ड, ये एडवांस्ड है। फिर उनका ये मानना है बेंथम एंड हुकर की तरह कि पॉलीपेटली इज प्रिमिटिव देन गेमोपेटली, या सिम्पेटली शब्द उन्होंने यूज़ किया। पॉलीपेटली जिसमें कि कोहेजन नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, पेटल्स जुड़े हुए नहीं होते, तो फ्री पेटल्स को उन्होंने प्रिमिटिव माना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रिमिटिव थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे। अब ये सही था या नहीं था फाइलोजेनेटिकली, बाद के टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या कहा, बाद में किस ट्रेंड को माना गया, ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम केवल एंगलर और प्रेंटल ने क्या माना उसकी बात कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर इज एडवांस्ड। फिर विंड द्वारा जो परागण होता है, वायु द्वारा जो परागण होता है वो प्रिमिटिव है। एनिमोफिली इज प्रिमिटिव देन एंटोमोफिली, कीट द्वारा परागण एडवांस्ड है उनके अनुसार। तो कुल मिला के उनका जो इवोल्यूशन को समझने का जो तरीक़ा था, जो ट्रेंड था, वो ये कहता था कि सिंप्लिसिटी इज़ प्रिमिटिव, छोटी छोटी चीज़ होना प्रिमिटिव है,
हल्की फुल्की चीज़ होना प्रिमिटिव है, लेस इन नंबर होना प्रिमिटिव है, और कॉम्प्लेक्स साइज, बड़ा साइज, ये सब उन्होंने एडवांस्ड माने। अब हम एक आउटलाइन देखेंगे एंगलर और प्रेंटल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सब डिविजन एंजियोस्पर्मी में मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी दो फाइलम हैं। अब ये फाइलम शब्द जो है वो आज के इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम ICN कहते हैं आजकल, उसके अनुसार नहीं है। फाइलम शब्द अब हम मिलेगा जूलॉजी में, बॉटनी में नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय ये कोड्स नहीं चलते थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने जो ट्रेंड चला आ रहा था पुराना, उसके आधार पर हायरार्की में जो रैंक्स थे उनका नाम दिया। अब उन्होंने दो क्लासेस में बांटा था डाइकोटिलिडनी को। एज यू नो, डाइकोटिलिडनी इज अ लार्जर ग्रुप देन मोनोकोटिलिडनी। बेंथम एंड हुकर ने भी डाइकोटिलिडनी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गेमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। एंगलर और प्रेंटल ने डाइकोटिलिडनी को केवल 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, आर्चीक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। नाम अलग हैं लेकिन बात वही है, पर उन्होंने एक बदलाव किया यहाँ पर, एक बड़ा बदलाव किया यहाँ पर, एक बहुत पॉजिटिव बदलाव किया यहाँ पर। उन्होंने पॉलीपेटली के साथ मोनोक्लेमाइडी को रख दिया, उसकी फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग देयर रिलेटिव्स। क्योंकि बेंथम एंड हुकर की डीमेरिट में हमने ये बात पढ़ी थी कि मोनोक्लेमाइडी ग्रुप जो है वो काफ़ी आर्टिफिशियल प्रकार का ग्रुप है। उसमें जो फैमिलीज़ उन्होंने रखी हैं वो फैमिलीज़ दे आर रिलेटिव ऑफ देयर पॉलीपेटेलियन फैमिलीज़। तो इन्होंने ये काम अच्छा कर दिया, एक भलाई का काम कर दिया इन्होंने कि मोनोक्लेमाइडियस फैमिलीज़ को ले जाके अपने रिश्तेदारों के साथ रख दिया, पॉलीपेटली, अमंग पॉलीपेटली। तो आर्चीक्लेमाइडी में क्योंकि मोनोक्लेमाइडी को मिक्स कर दिया गया है, तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि वहाँ पेरियंथ एब्सेंट से लेकर के और 2 पेरियंथ तक की, कैलिक्स कोरोला तक की फैमिलीज़ आ गई हैं, तक के प्लांट्स आ गए हैं। पेरियंथ नहीं भी हो सकते हैं, एक वर्ल भी हो सकता है पेरियंथ का, और 2 वर्ल भी हो सकते हैं जो पॉलीपेटली में हुआ करते थे। लेकिन 2 वर्ल हैं तो वो पॉलीपेटलस हैं, और यदि 2 वर्ल हैं और वो गेमोपेटलस हैं, कोहेजन है उसमें, आपस में वो यूनाइटेड हैं, तो हम उसको मेटाक्लेमाइडी या सिम्पेटली कहते हैं। अब मोनोकोटिलिडनी जो फाइलम है उनका, उसमें उन्होंने 11 ऑर्डर्स को रखा है। ही प्लेस्ड 11 ऑर्डर्स इन मोनोक्लेमाइडी। इन ऑर्डर्स पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं हम, बहुत डिटेल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जिनको आप जानते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, उनको याद रख लेंगे तो बहुत है। पेंडेनेल्स ऑर्डर, पेंडेनस यदि नाम सुना हो तो केवड़े को कहते हैं, केवड़ा। इस मोनोकोटिलिडनी में 1 से 4 तक जो ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स में हमें नेकेड फ्लावर मिलेगा। उसी नियम को उन्होंने, नेकेड फ्लावर प्रिमिटिव हैं, उसको उन्होंने डाइकॉट में भी फॉलो किया और उन्होंने उसको मोनोकॉट में भी फॉलो किया है। मोनोकॉट में भी नेकेड फ्लावर वाली यानी बिना पेरियंथ वाली फैमिलीज़ जो हैं वो आगे की तरफ रखी गई हैं। 1 से 4 जो हैं उनको हम नेकेड फ्लावर वाली कहते हैं, जिसमें पेंडेनेल्स आते हैं, हीलोबी। ये पेंडेनेल्स में हम टाइफा जानते हैं आप, जो आपको तालाब के किनारे मिल जाएगा, झील के किनारे मिल जाएगा, टाइफा, ये कॉमन है। टाइफा और पेंडेनस, ये टाइफेसी, पेंडेनेसी, ये फैमिलीज इसमें आती हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो हीलोबी,
हीलोबियल्स नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एम्ब्रियोलॉजी में एंडोस्पर्म्स जब हम पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स, तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स में 3 टाइप्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर टाइप, हीलोबियल टाइप और सेल्यूलर टाइप। ये वही हीलोबियल ग्रुप है। इसमें हीलोबियल प्रकार का एंडोस्पर्म बनता है। हीलोबियल्स या हीलोबी जिसको कहते हैं, उसमें जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं और काफ़ी रिड्यूस्ड प्रकार के इसमें नेकेड प्रकार के होते हैं। इसमें हीलोबियल्स में जो फैमिलीज़ आती हैं उनको तो हम अभी नहीं करेंगे डिस्कस। ब्यूटोमेसी है, नेजडेसी है, एलिस्मेटेसी है, पोटेमोजिटनेसी है, ये फैमिलीज़ आती हैं, इसको बिलोंग करती हैं। लेकिन इतना डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। पहले जब एनुअल होता था तब हीलोबियल्स ऑर्डर कोर्स में हुआ करता था। ट्राईयूरिडेल्स, इसकी भी कोई फैमिली आपके कोर्स में नहीं है। ग्लूमी फ्लोरी की 2 फैमिलीज़ आपके कोर्स में हैं, साइप्रेसी और पोएसी, गेहूं वाली, ग्रास वाली फैमिली, मतलब सेज वाली फैमिली और ग्रास वाली फैमिली दोनों ग्लूमी फ्लोरी को बिलोंग करती हैं। ये भी नेकेड प्रकार के ही फ्लावर्स हैं। फिर प्रिंसेप्स आ जाता है 5वें नंबर पर। ये जो 7 तक ग्रुप है, 5 से लेके 7 तक, वो रेयरली नेकेड फ्लावर्स वाला है, क्योंकि कभी कभी रिडक्शन हो जाता है स्पेथ के कारण। स्पेथ क्या है ये आगे देखेंगे। जो प्रिंसेप्स है उसमें पामी फैमिली आती है। पाम्स को बहुत सारे हम जानते हैं, एरेका पाम, एरेका कैटेचू हमारी सुपारी है, डेट पाम हम जानते हैं, खजूर, कई प्रकार के और पाम्स ऑर्नामेंटल हैं जिनको हम जानते हैं। तो पामी, जिसको हम एरिकेसी फैमिली कहते हैं, वो फैमिली आती है प्रिंसेप्स में। फिर सिनेंथी, फिर स्पैथीफ्लोरी। स्पैथीफ्लोरी में एरेसी, वो एरिकेसी मैंने बोला, ये एरेसी और लेमनेसी फैमिली आती है। एरोइड्स वाली फैमिली एरेसी, जिसमें अरवी है, हमारा ये है रतालू। और लेमनेसी जो फैमिली है वो भी पानी के प्लांट्स हैं, थोलॉइड प्लांट्स हैं, बहुत छोटी साइज़ के प्लांट्स हैं। वुल्फिया बिलोंग टू लेमनेसी। लेमनेसी फैमिली इज़ इन योर कोर्स, हम पढ़ेंगे लेमनेसी फैमिली को। बहुत छोटी सी फैमिली है, केवल 4 या 5 जनरा इसमें है, अलग अलग हिसाब से, किसी ने 4 दिए हैं, किसी ने 5 दिए हैं। और बहुत छोटे साइज़ के प्लांट्स हैं जिनमें वुल्फिया आता है, जो कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स में आता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स में वुल्फिया और आर्सिथोबियम 2 को मानते हैं हम। स्पैथीफ्लोरी में स्पेथ बनता है। स्पेथ एक प्रकार का स्पेडिक्स प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, जिसमें एक बड़ा ब्रैक्ट होता है या ब्रैक्ट्स होते हैं बाहर बड़ी साइज़ के, वो स्पेथ कहलाते हैं। वो कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और अंदर जो पुष्पक्रम है वो छोटा होता है, उसमें पुष्प छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो 8 नंबर से लेकर 11 नंबर के जो ऑर्डर्स हैं उनमें आपको ट्राइमेरस फ्लावर्स मिलेंगे और बाकायदा 2 चक्र आपको पेरियंथ के मिलेंगे। और कई बार वो पेरियंथ के जो 2 चक्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जब एक जैसे दोनों चक्र होते हैं, जैसे प्याज अगर आपको याद हो, वैसा ही कैलिक्स का वर्ल और वैसा ही कोरोला का वर्ल, तब हम उसको आइसोमेरस कहते हैं। तो मोस्टली आइसोमेरस प्रकार के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स होते हैं इसमें। फेरिनोसी, जिसमें ब्रोमिलियार्ड्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं जिनको लगाया जाता है। अनानास वाली फैमिली है ये। और कोमेलाइना,
कोमेलाइना बेंगालेंसिस आप जानते होंगे। अभी आजकल बरसात है, बरसात में पकौड़ों में डाला जाता है ये। बैंगनी नीले फ्लावर्स आते हैं इसमें, छोटे छोटे हर्ब्स हैं जो बारिश में दिखाई देते हैं हमें। फिर आती है लिली फ्लोरी, जिसमें लिलियेसी फैमिली आएगी, हमारी प्याज वाली फैमिली। एम्ब्राइलिडेसी फैमिली आएगी, वो भी उसकी रिश्तेदार ही फैमिली है, एस्फोडिलस वाली फैमिली। डायोस्कोरिएसी फैमिली आएगी। डायोस्कोरिया प्लांट भी आपने देखा होगा ज़रूर। उसके बाद साइटेमिनी है। साइटेमिनी हमारी केले वाली फैमिली, मुसा वाली। मुजेसी हमारी अदरक वाली फैमिली, जिंजीबेरेसी, ये आती है साइटेमिनी में। और अंत में है माइक्रोस्पर्मी। हम फिर बेंथम हुक्कर को याद करें तो पाएंगे कि वहाँ मोनोकोटिलिडनी की शुरुआत हुई थी माइक्रोस्पर्मी से। और हमने जब उनकी डिमेरिट्स पढ़ी थी तब ये बात पढ़ी थी हमने कि माइक्रोस्पर्मी जो है वो एडवांस्ड प्रकार की फैमिलीज़ वाली सीरीज़ है। इसको शुरुआत में रखना बेंथम एंड हुक्कर की एक भूल थी। यहाँ इन्होंने माइक्रोस्पर्मी को मोनोकॉट के अंत में रखा क्योंकि माइक्रोस्पर्मी में ऑर्किडेसी फैमिली आती है और ऑर्किडेसी फैमिली इज़ अमंग द मोस्ट एडवांस्ड फैमिलीज इन मोनोकॉट्स। तो इन्होंने माइक्रोस्पर्मी को सही जगह रखा है। ऑर्किडेसी फैमिली इज़ ऑल्सो इन योर कोर्स, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्किडेसी को फैमिली को, जिसमें ऑर्किड्स होते हैं। ऑर्किड्स बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं जो हिमालयन रीजन में या ऐसे एरियाज़ में लगते हैं जहाँ आर्द्र क्लाइमेट होता है। हमें नीलगिरी में भी ऑर्किड्स मिल जाएंगे। कहीं भी जहाँ आर्द्र क्लाइमेट है, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, वहाँ हमें ट्रॉपिकल रीजन में ख़ास तौर पे मिलते हैं। हमें आसाम में ऑर्किड्स बहुत मिलेंगे। ईस्टर्न जो हिमालयाज़ है, ईस्टर्न जो इंडिया है, उसमें ऑर्किड्स मिलेंगे। तो ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन राजस्थान में भी 18-19 ऑर्किड्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। हमें हमारे आसपास भी ऑर्किड्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत। हम यहाँ से उबेश्वर जाएंगे तो हमें कोई ऑर्किड्स मिल जाएंगे, कुंभलगढ़ जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे, फुलवारी की नाल जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे ऑर्किड्स, सीता माता सेंचुरी जाएंगे तो जहाँ अंदर घने जंगल हैं, जहाँ आर्द्रता अच्छी होती है, वहाँ ये मिल जाते हैं। आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, एंगलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन को। थैंक्स।